गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग लास्ट टाइम पे क्या पढ़े थे? यूनियन ऑफ सेट्स पढ़े थे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़े थे। आज हम लोग उस दिन भी यही पढ़े थे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, इस वजह से उसको हम लोग को वहीं बंद करना पड़ा। आज फिर से वही देखते हैं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में मैं बताया था आपको कि उसको ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ये सब तो चीज सीख ही गए थे हम लोग, ठीक है। और बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या कहते हैं, कहीं पे एंड आएगा तब भी उसका मतलब इंटरसेक्शन होगा, कहीं पे बोथ आएगा उसका मतलब भी क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। कोई दिक्कत? तो आज इसको देख लेते हैं कि ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लिखते हैं x is such that x, ठीक है, x belongs to a, x belongs to a and x belongs to b। दोनों में होना चाहिए ना। जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, जैसे दो लाइन क्या होती है, आपस में कट करती हैं, जैसे दो लाइन है आपस में कट कर रही है, तभी तो उनके बीच का एक पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ना। तो जब दोनों चीज आपस में क्या है, यहाँ पे लाइन की बात नहीं हो रही है, यहाँ नॉर्मल बात हो रही है कि दो सेट इंटरसेक्शन कब निकाल सकते हैं, जब उसमें से कोई एक एलिमेंट जो हो वो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा कोई भी हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू ए में बिलोंग करे एंड x बिलोंग्स टू बी। और जब यूनियन की बात किए थे हम लोग, तो उसमें क्या किए थे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मतलब और था उसमें या तो एक में होना चाहिए या तो दूसरे में होना चाहिए। वहां पे दोनों के लिए अनिवार्य नहीं था, यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, सर्टेन है कि दोनों में होना चाहिए, तभी हम लोग उसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली इस तरह से, ठीक है। एक चीज और दिमाग में रखिए, कुछ बच्चे पूछे हैं सर x और ये वाला साइन कहीं पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी क्या कहते हैं, सच दैट ही कहते हैं। चाहे x इज सच दैट ऐसे ही लिखो, चाहे x इज सच दैट ऐसे लिखो, इसका मतलब भी क्या होता है, सच दैट। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको नोट करो। और हम लोग आज इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो गधों, देखो इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखना है। तो जैसे हम लोग यूनियन में प्रॉपर्टी देखे थे, वैसे ही क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में भी प्रॉपर्टीज को देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कुछ प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी जो ऐसी होंगी जो यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनेंगी, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी अलग होंगी, उनको याद कर लेना। कुछ प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनको उसी तरह से ट्रीट करना जैसे यूनियन में ट्रीट करते। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपके दिमाग में एकदम कैच होना चाहिए। प्रॉपर्टी याद क्या करना है, समझना है। कोई चीज तुमको समझ में ज्यादा आनी चाहिए, याद करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो प्रॉपर्टी क्या है, पहली वहां पे भी यही प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ वहां पे, यहाँ पहले देखते हैं, अगर x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अगर x a में बिलोंग नहीं करता है और x b में बिलोंग करता है, तो x a इंटरसेक्शन में b में बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं दो मार्कर है मेरे पास, ठीक है, इस मार्कर पे लिखा हुआ CE, ठीक है, ये हो गया। इस मार्कर पे लिखा हुआ CE हो गया। दोनों में CE क्या है, कॉमन है, तो मैं बोल दिया दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल है। मान लो एक सेट A है, एक सेट B है, इसमें CE लिखा है, इसमें CE नहीं लिखा है, ठीक। तो क्या दोनों में कोई चीज कॉमन निकल के आएगी? नहीं निकल के आएगी। अगर कॉमन नहीं निकल के आई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, तो दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें भी बिलोंग नहीं करेगा, यानी दोनों में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या आता है, एंड आता है, ठीक है। अब क्या है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे? ए के सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए जो है वो क्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ए को ले लिए 1 2 3, ठीक है, और बी को ले लिए 1 2 3 4 5 भी ले लो, ठीक। अब बोल सकते हो ना ए इज द सबसेट ऑफ बी, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। अब इसी चीज से समझो, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो कौन सा सेट आएगा, ए, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या, ये तीनों एलिमेंट इस तीनों एलिमेंट इसमें है या नहीं है,
यानी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या आएगा, छोटा वाला सेट आएगा, छोटा वाला सेट आएगा, दिमाग में बैठाए रखना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, छोटा वाला सेट जो कि दोनों में बिलोंग कर रहा है। फिर ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ दोनों के लिए सेम है या नहीं है, उसमें भी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए था, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, हाँ करेगा। चलो अब उसके बाद एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। ए इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये सोचो बारी बारी से, अगर ए इंटरसेक्शन और बी सी को एक साथ रख के इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर ए को बी के साथ रखिए उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालते हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जिसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली, किसी सेट का अगर कोई सेट दिया है उसका किसी नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट यानी फाई के साथ हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। और वहां क्या मिलता था, जिस सेट के साथ निकालते थे फाई के साथ, वही बड़ा वाला सेट, वहां पे यूनियन में बड़ा वाला सेट हमेशा मिलेगा। और इंटरसेक्शन में देखो, दिमाग में डालो, यूनियन में हमेशा बड़ा वाला सेट, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट। तो ए एक सेट है, फाइव में कोई नंबर नहीं है, तो छोटा वाला फाइव होगा, कितना मिला, फाइव। फिर सिक्स प्रॉपर्टी देखो, अगर हम लोग, दिमाग लगाना, अगर हम लोग ए यूनियन बी हो गया, उसका किसी के साथ किसी एक सेट, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई एक यूनियन का सेट है, जैसे मान लो ए यूनियन बी है, दो सेट है, उनका यूनियन लिख दिए, और यूनियन के बाद एक सेट ए के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, जिसके साथ निकालेंगे वही वाला सेट आ जाएगा, ठीक है। फिर ए यूनियन बी का बी के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही वाला सेट आ जाएगा, दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो इसको अपने से ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 4 5 6 इस तरह कुछ मान के लगा के क्वेश्चन तुम समझ भी सकते हो, बस तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि अगर किसी यूनियन वाले सेट का अगर किसी सेट के साथ हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट मिल जाता है, कोई दिक्कत। देखो फिर सेवेंथ वाला, देखो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, दिमाग में बैठाए रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बारी बारी से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो क्या करते, ए इंटू बी करते, फिर प्लस लगाते, ए इंटू सी करते, तो वही मान लो कि यहाँ पे क्या यूनियन है, तो ए यूनियन बी किए, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी किए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर से यहां देखो, ये क्या है, बी यूनियन सी, ये क्या है, बी यूनियन सी, तो ए का बी के साथ पहले इंटरसेक्शन लिख दिए, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लिख दिए, और बीच में कौन सा साइन था, बीच में यूनियन था तो यूनियन रख दिए, कोई तकलीफ कोई दुख नहीं ना, समझ में आया। तो याद रखना कि ये मल्टीप्लाई की तरह ही काम कर रहा है, बीच वाले सेट को बीच वाले में लिख दिए, यहाँ बीच वाले को बीच में लिख दिए, बाकी इसके साथ एक बार बी ले लिए, इसके साथ सी ले लिए, इसके साथ बी ले लिए, इसके साथ सी ले लिए। कितनी प्रॉपर्टीज हुई टोटल, 8 प्रॉपर्टी, उसमें कितना पढ़े थे, 5 6 उसमें ही पढ़े थे। तो कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, दिमाग में रहेंगी, और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको तुमको याद रखना पड़े, तुमको क्या करना है, केवल ये देखना है कि किस क्रम में किस ऑर्डर में आ रहा है, कोई दिक्कत, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट की बात किए थे, तो यूनियन ऑफ सेट क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्लियर हो गया, एक बचेगा अब डिफरेंस ऑफ सेट। तो उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है, मान लो कहीं पे तुमको दिखाई दे दिया डिसजॉइंट ऑफ सेट, बुक में कहीं पे देता है कि डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है, चिरकुटा ही है बस, और कुछ नहीं है। डिसजॉइंट ऑफ सेट का मतलब ये हुआ, डिसजॉइंट मतलब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। तो डिसजॉइंट ऑफ सेट का मतलब होता है, अगर कोई दो सेट है और उन दोनों सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन निकालने पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिलेगी, इसका मतलब होता है डिसजॉइंट ऑफ सेट। जैसे इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ठीक है, 5 का मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, 5 मिल रहा है, यानी कोई एलिमेंट में नहीं मिल रहा है, तो जो सेट ए होगा और बी होगा वो कैसे सेट कहलाएंगे, आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। बस एक टॉपिक के फॉर्म में, कुछ है नहीं इस पे, कहीं पे वर्ड यूज हो सकता है, तो ये मत सोचना कुछ नई चीज है। डिसजॉइंट ऑफ सेट का मतलब अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है तो हम लोग बोलते हैं उसको डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, ठीक, इसको नोट करो। फिर हम लोग आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट पे, जो कि आखिरी और लास्ट ऑपरेशन है हम लोग का, किसका, ऑपरेशन ऑन सेट का। चलो देखो इस चीज को, डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होगा,
मतलब दो सेट का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अब इसका मतलब नहीं है 1 - 2 बराबर -1, 2 - 3 बराबर कितना हो गया -1, 4 - 5 बराबर या 5 - 4 बराबर 1 हो गया। ये हम लोग को नहीं करना है, मतलब नंबर्स के बारे में हम लोग को डिफरेंस नहीं निकालना है। किसके बारे में निकालना है, हम लोग को सेट्स के बारे में निकालना है। ठीक है, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में तो आपको दिखाई देगा डिफरेंस ऑफ सेट की बात करेगा, आपको ये टॉपिक दिखाई देगा डिफरेंस ऑफ सेट के नाम से। लेकिन आप जब कॉम्पिटेटिव क्लासेस में जाएंगे, कॉम्पिटेटिव चीजें पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको डिफरेंस ऑफ सेट ना देके आपको क्या बोलेगा, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट किसी क्वेश्चन में पूछेगा, तो अगर रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कौन सा फिगर बना चाहिए, डिफरेंस ऑफ सेट। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, अपने स्कूल में आप त्रिपुटाई कर भी सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, किसी से पूछ के। देखिए इधर a - b, जैसे मान ली एक सेट a है एक सेट b है, उसके डिफरेंस को दिखाते हैं कैसे, a - b से। उसके डिफरेंस को कैसे दिखाते हैं, a - b से। कोई सेट a है कोई सेट b है, उसके डिफरेंस को कैसे दिखाते हैं, a - b से। तो अगर a - b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ b। a - b का मतलब हुआ कि अगर कोई सेट a है, अगर कोई सेट a है, सपोज दैट कोई सेट a है, a बराबर 1 2 3 4, और कोई सेट b है, b बराबर 2 3 4, b इक्वल टू कितना हो गया 2 3 4। अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना है तो इसके डिफरेंस का मतलब a में b का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जब माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब होना चाहिए, ये माइनस का मतलब ये नहीं 2 - 2 0 नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ a में से b को हटा दिए तो b कितने पार्ट हैं, यहाँ पे है a में हिस्सा है, तो बचा क्या, केवल 1। आंसर क्या हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द। ठीक है, चलिए इसको देखिए। हाँ चलो देखो इस चीज को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कि एक सेट a हो गया एक सेट b हो गया। a - b का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें a का पार्ट हो b का पार्ट ना हो। उसी तरह b - a का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ a। मतलब b - a का मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट जो कि b में हो a में ना हो, b में हो a में ना हो, नहीं भाई चिरकुटू, ऐसा एलिमेंट जो कि a में ना हो b में हो। ठीक है, तो b - a, अगर मैं सेम के लिए b - a निकालता हूं, सेम के लिए b - a निकालता हूं, तो देखो 2 3 4 2 3 4, ठीक, इसमें भी है इसमें भी है। तो b - a जो कि a में ना हो, तो क्या इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट या फाई आएगा, नल सेट आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए ना, क्योंकि सारे एलिमेंट देखो इसमें सेट गए। फिर से दिमाग बैठा लो, मैं जान रहा हूं दिक्कत होगी इसमें तुमको। a - b का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जो कि a में हो b में ना हो। ठीक है, मतलब -b में ना हो। और b - a का मतलब ऐसे एलिमेंट जो b में हो a में ना हो। तो b में यही है, सेम ही है, तो कोई बचा क्या, नहीं बचा। तो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर इसको नोट कर लो पॉज करके, इसको अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना पड़े, अगर मुझे मैथमेटिकली इसको लिखना पड़े, तो मैं a - b को मैथमेटिकली लिखूंगा x इज सच दैट x, ठीक, x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि a - b का मतलब x को b में बिलोंग नहीं करना है। ठीक है, और अगर मैं b - a लिखता हूं तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, b, और b - a तो किसमें नहीं बिलोंग करना चाहिए, a में बिलोंग नहीं करना चाहिए। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, इसको नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक, तो आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की बात हो गई, डिफरेंस ऑफ सेट की बात हो गई। तो जैसे हम लोग पढ़े थे यूनियन में कौन कौन से वर्ड आते थे, यूनियन में वर्ड आता था कौन सा, और आता था या एटलीस्ट आता था। इंटरसेक्शन में कौन सा वर्ड आया, बोथ आया या एंड आया। तो डिफरेंस में भी कोई वर्ड होगा, डिफरेंस में वर्ड हो गया ओनली, क्या हो गया, ओनली। यानी अगर कहीं पे ओनली वर्ड दिया है, a - b का एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि b का कोई हिस्सा ना हो, यानी ओनली a, और b - a का मतलब क्या होगा, a का कोई हिस्सा ना हो, यानी ओनली b। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ सेट में, कि अगर कहीं पे ओनली वर्ड आता है तो आपको इसका मतलब क्या समझना है, डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है। कोई दिक्कत, जैसे सब में प्रॉपर्टी पढ़े थे वैसे इसमें पढ़नी है, इसमें थोड़ी कम प्रॉपर्टी है।
तो प्रॉपर्टी 1 पे आते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं, देखें आप लोग ना, जब मैंने ए माइनस बी निकाला तो कुछ वैल्यू मिली, लेकिन बी माइनस ए निकाला तो 5 आ गया था। ठीक है, अगर कोई सेट किसी सेट के साथ हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, फाई। और अगर फाई आ जाता है तो बोलते हैं सेट ए और बी हैज कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, सेट ए एंड बी हैज नो कॉमन एलिमेंट। अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है तो उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर a और b माइनस बी ए बराबर b। ठीक है, अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं और कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो a माइनस बी बराबर a ही हो जाता है और b माइनस ए बराबर b हो जाता है। ठीक है, अगर कोई सेट, इफ a सेट इज द सबसेट ऑफ b, अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो a माइनस बी जो होता है वो भी क्या मिलेगा, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। खुद सोच के देखो, अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो अगर मैं a माइनस बी करूंगा, a सबसेट b है, a माइनस बी करूंगा तो a के सारे एलिमेंट और b में मौजूद थे कि नहीं थे, तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा, क्या हो गया, 5 हो गया। और एक तीसरी चीज कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, a माइनस बी कभी भी सेट a माइनस बी सेट b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता है, दिमाग में ये चीज बैठा लो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लगवाऊंगा, उसके बाद आगे बात करते हैं। आओ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते उसको, नॉर्मल क्वेश्चन पे एक बेस बनाने के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहा है a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, 5 6 7 8 7 8 9 10। ठीक, आपसे पूछ रहा है a यूनियन b यूनियन d क्या होगा, मतलब a का यूनियन b का यूनियन और d का यूनियन क्या होगा। मैं क्या बोला था कि सारे सेट को मिला के लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, यूनियन, यानी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और एक चीज और दिमाग में याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, यानी a के सारे एलिमेंट को लिखो 1 2 3 4, अब b में लिखने जाना, b का सारा लिखेंगे तो 3 4 पहले से मौजूद है, 5 6 लिख दो। ठीक है, और फिर d का लिखेंगे, d का 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया, a यूनियन b यूनियन d हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन है 3 5 7, ऐसा इस तरह दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, पढ़ लेना, बार बार पढ़वा रहे हो छुटो। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है और फिर उसका इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालना है। अब दिमाग में बैठा हो, देखो देखने से कठिन लग रहा है, कुछ नहीं है, हलवा है। पहले a इंटरसेक्शन b निकालो, फिर b इंटरसेक्शन c निकालो, जब दोनों आ जाए तो उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो a इंटरसेक्शन b क्या आया है, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालो जरा। a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 7 9 11, a इंटरसेक्शन b में 7 9 11 कॉमन, तो लिख दिए 7 9 11। ठीक, जिसमें इंटरसेक्शन का साइन लगा है। और b इंटरसेक्शन c में क्या कॉमन है, b इंटरसेक्शन c में क्या कॉमन है, केवल 11 और 13, 11 और 13, कोई दिक्कत। अब हाँ ऐसे लगाते हैं, सेट ऐसे लगाते हो ना, भूल जाते हो क्या। चलो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में केवल एक एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है, 11। तो और फाइनल आंसर इज 11, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। अब देखो बोल रहा है चेक डिसजॉइंट, डिसजॉइंट चेक करना है कि ये दोनों एलिमेंट जो है, दोनों a और b सेट है, वो डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, और दो सेट कभी डिसजॉइंट होंगे जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलो एक सेट तो दिया है 1 2 3 4, दूसरा सेट लिख लेते हैं। दूसरा सेट क्या दिया है भाई, देखो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 4 से लेके 6 तक, 4 भी इंक्लूड होगा 6 भी इंक्लूड होगा, यानी 4 5 6, बोलो हाँ। ठीक, अब क्या है, क्या a और b में हम लोग इंटरसेक्शन जब निकाल रहे हैं a और b का, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कोई एक एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, वो कितना है 4। तो अगर ये 5 आ गया होता इंटरसेक्शन तो मैं क्या बोलता, ये डिसजॉइंट है, लेकिन 5 नहीं आया है तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा, कोई दिक्कत, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन कह रहा है लास्ट, R is the set of real number, R is the set of real number and Q is the set of rational number। तो पूछ रहा है हम लोग से find R minus Q, find R minus Q। तो देखो अगर पढ़े होगे तो दिमाग में बन गया होगा आइडिया, मैं क्या बताया था पहले दिन
कि इस पे हिंट, इस पे मैंने जोर भी दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी रियल नंबर, देखो अब इतना नोट कर चुके हो, पॉज करके नोट कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं। कोई भी रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का क्या होता है, सम होता है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं क्यू को इधर ले आऊंगा तो आर माइनस क्यू बराबर क्या होगा, क्यू डैश। तो अगर रेशनल नंबर में से, सॉरी, अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करती हो तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो फाइंड आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो इतनी चीजें पढ़ लेना, लास्ट वाला वीडियो और आज का वीडियो दोनों पढ़ लेना अच्छे से, उस पर क्वेश्चन लगा लेना, जो डाउट होंगे क्लियर कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और थोड़े से हम लोग वेन डायग्राम की बात करेंगे कि कंपटीशन में अगर क्वेश्चन वेन डायग्राम पे आ गए तो ऐसे नहीं करेंगे, कंपटीशन के लिए थोड़ा अलग अप्रोच होगा, उसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय, टाटा।